नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक के इस खास एपिसोड में मैं रुद्राक्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस साल हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हम बात करेंगे आज़ादी की उस लड़ाई की। हम बात करेंगे 15 अगस्त से एक दिन पहले की क्या कुछ घटनाएं हुई, उन पर भी चर्चा करेंगे। 14 अगस्त 1947 की शाम सूरज डूबने के साथ ही करीब 200 साल तक अंग्रेजी शासन का प्रतीक बना अंग्रेजी झंडा सभी सरकारी इमारतों से उतारा जाने लगा। दूसरी तरफ लुटियंस की बनाई गई नई दिल्ली के पार्क रोड बंगला नंबर 17 पर लोगों की भीड़ अब इकट्ठा होने लगी थी। ये उन दिनों की बात है जब जवाहरलाल नेहरू का घर वहाँ पर हुआ करता था। कुछ ही घंटों में देश आज़ाद होने वाला था और इस आज़ादी की खुशी में जनता लगातार वहाँ पर इकट्ठा हो रही थी। ऐसे में सन्यासियों ने न सिर्फ उनको पीतांबर पहनाया बल्कि उनका माथा तिलक और राख से सान दिया। नेहरू जैसे तर्कवादी व्यक्ति ने उन सन्यासियों को फिलहाल रोका नहीं। लेरी कॉफिन्स ने अपनी किताब फ्रीडम इन मिडनाइट में लिखा है कि नेहरू के सामने जो कठिन समस्याएं आने वाली थीं उनका उन्हें अंदाज़ा अब होने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हर रास्ते पर अब चलना पड़ेगा, चाहे वो साधन आध्यात्म का ही क्यों ना हो। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है और नेहरू जी अपने माथे पर लगी राख को पोंछते हैं। तभी एक कॉल आता है। यह एक ट्रंक कॉल था और पाकिस्तान से आया हुआ था। नेहरू जी फ़ोन को उठाते हैं और उस वक्त उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वह काफ़ी गंभीर हो चुके थे और जैसे ही नेहरू जी फ़ोन को रखते हैं तो काफ़ी हतोत्साहित दिखते हैं। वह अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लेते हैं। चेहरे से हाथ हटाने के बाद बताया जाता है कि उनकी आंखों में आंसू थे। यह कॉल जो पाकिस्तान से आया था, वहां से उनको यह बताया गया कि हिंदू और सिख बस्तियों के लिए लाहौर में पानी की सप्लाई काट दी गई है। जो महिला पानी लेने के लिए बाहर निकल रही है उन पर पाकिस्तानी सैनिक लगातार फायरिंग कर रहे थे। दोस्तों, यह एक ऐसा वक्त था जब भारत एक तरफ तो कुछ ही घंटों में आज़ाद होने वाला था, एक या खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो अलग मुल्क बना था वहाँ भी वही भारतीय थे जो उस वक्त भारत का हिस्सा थे, लेकिन राजनीतिक बंटवारा ऐसा हुआ कि उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। कुछ लोगों के अपने रिश्तेदार भी थे जो बंटवारे के बाद में उनका जो मुल्क था वह पाकिस्तान हो गया। दोस्तों, इस फ़ोन कॉल के आने के बाद नेहरू जी हतोत्साहित हो जाते हैं और रुंधे हुए गले से बोलते हैं कि मेरे एक दिल का टुकड़ा जो अब पाकिस्तान के लाहौर में है उसके लिए भी वो काफ़ी चिंतित होते हैं, क्योंकि वहाँ भी अपने ही थे। और वह बोलते हैं कि अब मैं सेंट्रल हॉल में जनता को कैसे संबोधित कर पाऊँगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने अपने भाषण को भी नहीं लिखा था, ना ही लिखने का उनका मन था, ऐसा भी बताया जा रहा है। और इसके बाद में ठीक 11:55 पर वह सेंट्रल हॉल में दाखिल होते हैं। नेहरू की सूत से बनी एक काज में एक गुलाब का फूल जो था वह पिरोया हुआ था, जो कि हमेशा उनकी तस्वीरों में भी आज देखा जाता है। वो समय से फ़िलहाल सेंट्रल हॉल तो पहुंच गए थे, लेकिन जो लाहौर से जो कॉल आई थी वह अभी भी उनको परेशान कर रही थी। उनका मन कहीं ना कहीं चिंतित था। इस भाषण के लिए मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी और ना ही उनको भाषण को लिखने का वक्त मिला था। इस वक्त उनके मन में जो भी आ रहा था या वो जैसे बोलना चाहते थे वैसे वो लगातार बोले जा रहे थे। उन्होंने बोला कि आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया सो रही होगी
तो भारत आज़ादी का जश्न मना रहा होगा, भारत आज़ाद हो चुका होगा। दोस्तों, जैसे ही घड़ी 12 का कांटा छूती है, जोरदार शंखनाद देखने को मिलता है। उस वक्त प्रकृति भी लगता है मेहरबान थी और जलाभिषेक कर रही थी। कड़कड़ाती बिजली के साथ यह शंखनाद होता है और सुई 12 बजे को छूती है। हजारों की भीड़ ने संसद भवन को चारों तरफ से घेर रखा था और साथ में वहां पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में मानो आंसू थे। हर व्यक्ति भावुक था, क्योंकि आज़ादी काफ़ी शहादतों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मिली थी। मूसलाधार बारिश के बीच में महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगातार गूंज रहे थे। सुचिता कृपलानी ने पहले अल्लामा इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और फिर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। रात में ही नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दरअसल आज़ादी के 15 अगस्त 1947 का दिन तय हुआ था, लेकिन ज्योतिषी कह रहे थे कि यह दिन अशुभ है। इसीलिए 14 अगस्त की रात 12 बजे नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, आपको बता दें कि लेखक खुशवंत सिंह भी उस रात उस भीड़ में मौजूद थे। उस दिन के वाक़यों को वह याद करते हुए बताते हैं कि 14 से 15 की रात के बीच में पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े थे। लोगों में जो जोश देखने को मिल रहा था, उसका कोई अंदाज़ा, कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मौजूदा लोगों में ज़्यादातर लोग जो थे वह आम लोग थे और उनके चेहरे पर जो आज़ादी की खुशी थी वह साफ देखी जा सकती थी। भीड़ का उत्साह उस वक्त देखते ही बन रहा था और जहां पर लाखों की भीड़ थी, लगातार वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय जैसे नारे गुंजायमान हो रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का जो समय रहा होगा, जो माहौल रहा होगा, वह कैसा रहा होगा। दोस्तों, अगले दिन आज़ादी का जश्न मनाया जाना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने अपने मंत्रियों की जो सूची थी वह गवर्नर जनरल को सौंपी। उस वक्त गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था जो माउंटबेटन के पास था। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल चुना गया और उसके बाद में जो अगला दिन आने वाला था, उस दिन आज़ादी का जश्न पूरा देश धूमधाम से मनाने वाला था। लाल किले पर जो भीड़ इकट्ठा होने की संभावना थी वह लगभग 30,000 की मानी गई थी, लेकिन उस वक्त देखा जाए तो 5 लाख से अधिक की भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी। सारी बैरिकेटिंग जो थी वह टूट चुकी थी। वीआईपी रास्तों को लोगों ने बंद कर दिया था, कहीं से भी निकलने की जगह नहीं थी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर पहुंच चुके थे और आज वह दिन था 15 अगस्त 1947 का, जिस दिन लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को लहराया जाना था। दोस्तों, इसके बाद में गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन थे, उनकी जो बेटी थी जिसका नाम पामिला था, वह भी उस भीड़ में थी। लेकिन भीड़ में इतनी सी भी जगह नहीं बची थी कि वहाँ से उस बग्गी को पार कराया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्साह का वह माहौल था। लगातार जो नारे लगाए जा रहे थे, जो महिलाएं आई थीं वह अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर हवा में उछाल रही थीं। जैसे ही बच्चा फिर से हाथ में आ जाता था, फिर से उसको हवा में उछाल रही थीं। लगातार लोग जश्न मना रहे थे, लोग गा रहे थे, लोग देशभक्ति के गीत गा रहे थे और देशभक्ति से ओतप्रोत थे। उस बग्गी को निकलने की जगह नहीं मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त मंच पर होते हैं और माउंटबेटन और उनकी बेटी और उनकी पत्नी वहाँ पर पहुँच नहीं पाती हैं। दूर से ही जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि पामिला से कहते हैं कि ऐसा करो, यहाँ आ जाओ, लेकिन वह आने में असमर्थ थी। तो उन्होंने कहा कि अपनी चप्पल को हाथ में लो और भीड़ के ऊपर से निकल के आ जाओ। पामिला ने ऐसा ही किया। उसने अपने सैंडल्स को हाथ में पकड़ा और भीड़ के ऊपर चढ़ गई। भीड़ लगातार उसको हाथ में लेकर आगे बढ़ाती रही और वह मंच तक पहुंच गई।
दूर से ही माउंटबेटन ने कहा कि नेहरू जी, हमारा इंतजार मत करिए, अब तिरंगे को फहरा दीजिए। माउंटबेटन के ऐसा कहते ही नेहरू जी ने देर नहीं की और तिरंगे को लाल किले की प्राचीर से फहरा दिया। तिरंगा के फहरते ही जो पश्चिम में एक इंद्रधनुष बना, वह भी उस वक्त देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान इस तिरंगे को सलाम कर रहा हो और दूर से ही माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी। लगातार तोप के गोले छूट रहे थे, लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तो दोस्तों, यह थी उस रात की कहानी और 15 अगस्त 1947 के उस दिन की कहानी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस को जिस तरीके से मनाते हैं, तो जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ होगा, गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ होगा, तो उस दिन का वक्त क्या रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा, क्या जज्बात होंगे लोगों के अंदर। यह थी आज़ादी के दिन की वह कहानी। ऐसी ही कहानियाँ लगातार इंडिया रिपब्लिक के माध्यम से आप सुनते रहेंगे। आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लगातार जो हमारे दर्शक हैं वह अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंडिया रिपब्लिक के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।